नमस्कार। हमारी आज की कहानी है पति या सास का बेटा। माँ माँ, मेरे कपड़े कहाँ हैं? एक भी कपड़े दिखाई नहीं दे रहे हैं। अपने कमरे में से जोर जोर से चिल्लाता हुआ बोल पड़ा विवेक। विवेक की आवाज सुन उसकी माँ शर्मिला जी भागते हुए अपनी बहू किरण के पास जाती हैं। किरण सुबह सुबह सबके नाश्ते की तैयारी कर रही थी। बहू, कहाँ रख दिए तुमने विवेक के कपड़े? एक भी कपड़े नहीं मिल रहे हैं। कौन विवेक माँ जी? किरण ने लापरवाही के साथ बोला। किरण की बात सुन शर्मिला जी हैरानी से बोली, बहू, ये कैसी बातें कर रही हो? विवेक तुम्हारा पति? पागल तो नहीं हो गई हो ना? मेरा पति? माँ जी, मेरा कोई पति नहीं है। बड़े ही शांति से मुस्कुराते हुए बोली किरण। अच्छा, याद आया, विवेक मतलब आपका बेटा। मुझे क्या पता आपके बेटे के कपड़े कहाँ हैं? आपका बेटा है, आप जानो। कहते हुए लापरवाही के साथ किरण फिर से अपने काम में लग गई। किरण का जवाब सुनकर शर्मिला जी गुस्से में भन बनाती हुई किरण के कमरे में जाती हैं। कपड़े ना मिलने की वजह से विवेक ने पागलों की तरह गुस्से में सारे कपड़े उठाकर बेड पर फेंक दिए थे। कमरे की हालत देख शर्मिला जी समझ गई कि आज विवेक का पारा काफी चढ़ा हुआ है। अरे बेटा, शांत हो जा। ऐसे कपड़े फेंकने से कपड़े नहीं मिलने वाले हैं। माँ, मैंने बोला था ना, मुझे आज शाम को शादी में जाना है। एक भी कपड़े ना धुले हैं ना प्रेस में। मैं क्या पहन के जाऊंगा? शर्मिला जी ने घड़ी में देखा। अभी सुबह के 8 बजे थे। घड़ी देख उन्होंने तुरंत ही विवेक से कहा, बेटा, तू चिंता ना कर। अभी 8 बजे हैं। अभी मैं तुम्हारे कपड़े धुलवाकर प्रेस करवा देती हूँ। शाम तक तुझे कपड़े प्रेस मिलेंगे। तू अभी टेंशन ना ले, अभी ऑफिस जा। कहते हुए शर्मिला जी विवेक का सारे कपड़े समेट हॉल में ले जाकर सोफे पर फेंकते हुए वहीं से किरण को आवाज देती हैं, बहू, सारा काम छोड़कर पहले यहाँ आओ। किरण किचन से निकलकर आती है। क्या हुआ माँ जी? आप ऐसे क्यों चिल्ला रही हैं? विवेक को पार्टी में जाना है, इसके बावजूद भी तुमने उसके कपड़े को साफ नहीं किया। बताओ, कब साफ होंगे? कब प्रेस होंगे? कब वो पहन के जाएगा? तो माँ जी, मुझे क्या करना है? आप मुझसे क्यों कह रही हो? आपका बेटा है, आप देखो, मुझसे क्या मतलब है? किरण की बात सुन शर्मिला जी का गुस्सा और बढ़ गया। बहू, आज सुबह सुबह तुमने भांग खा लिया है क्या? कैसी बातें कर रही हो? मेरा बेटा तुम्हारा पति भी तो है। कैसा पति माँ जी? कैसा पति? और किस चीज का पति? मेरा कोई पति नहीं है। जिस दिन विवेक मेरा पति होगा उस दिन मैं उसके सारे काम कर दूंगी। अभी तो वो आपका बेटा है, तो आप ही उसके काम करो। मैं नौकर नहीं आई हूं उसकी। कहते हुए किरण दोबारा किचन में चली गई। शर्मिला जी को पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ कि किरण उन्हें ऐसे जवाब देकर जाएगी, और दूसरी बात कि आखिर इसे अचानक से हो क्या गया है? ये विवेक के कपड़े क्यों नहीं धो रही? शर्मिला जी अचानक से बदले हुए किरण के व्यवहार को लेकर समझ नहीं पा रही थी, या फिर ना समझने का नाटक कर रही थी। असल में किरण को शादी करके इस घर में आए हुए अभी 1 साल ही हुआ था। घर में शर्मिला जी, उनके पति, शर्मिला जी का बड़ा बेटा, बड़ी बहू, छोटा बेटा और छोटी बहू, पूरे 6 लोगों का परिवार था। शर्मिला जी अपने बड़े बेटे और उसकी पत्नी से बहुत चिढ़ती थी, क्योंकि बड़ा बेटा अपनी पत्नी का ख्याल रखता था, उसकी जरूरतों का ख्याल रखता था, उसके सुख दुख को समझता था। ये बात शर्मिला जी को बिल्कुल हजम नहीं होती थी। वो बात बात पर बड़े बेटे को ताने मारती, बीवी का गुलाम कहती, बीवी के पल्लू से बंधा हुआ कहती, ऊपर से बहू को भी नहीं छोड़ती। जितना हो सकता उसके मायके वालों को और उसके माँ बाप को भर भर के कोसती, गालियां देती। लेकिन बड़ी बहू कभी कुछ भी नहीं कहती, क्योंकि ससुराल में उसके लिए उसका पति का साथ ही सबसे बड़ी बात थी। शर्मिला जी थोड़ी अकड़ वाली महिला थी। बड़े बेटे और बहू को कितना भी गालियां दे दो, कुछ भी कह दे, वो दोनों उसकी बातों का जवाब भी नहीं देते थे। शायद वो शर्मिला जी को अच्छी तरह से समझ गए थे। लेकिन विवेक था तो छोटा, और कहते भी हैं कि सबसे छोटा बेटा माँ को ज्यादा प्यारा होता है। वो बिल्कुल अपनी माँ पर गया था। उसकी भी अकड़ अपनी माँ की तरह ही थी। भैया भाभी की हरकतें देखकर, माँ के मुंह से भैया भाभी के लिए बातें सुन सुनकर उसके भी मन में पत्नी को लेकर एक अकड़ आ गई थी। शादी को 1 साल हो गया था, लेकिन उसने किरण को अपनी पत्नी वाला मान सम्मान, इज्जत कुछ भी नहीं दे पाया था।
वो हमेशा अपनी माँ के नक्शे कदमों पर चलता। उसे इस बात का घमंड भी था कि वो जोरू का गुलाम नहीं है, बीवी के पल्लू में बंधा हुआ नहीं है। और शायद इसीलिए छोटी छोटी बात पर वो हमेशा माँ को याद करता। माँ, खाना दे दो। माँ, एक कप अच्छी चाय बना दो। माँ, मेरे कपड़े धोने हैं। मतलब अपना कोई भी काम विवेक शर्मिला जी से ही कहता था, जबकि उसका सारा काम किरण करती थी। और ये बात विवेक अच्छी तरह से जानता था। इसके बावजूद भी वो घर में सबको दिखाने के लिए कभी किरण से नहीं कहता कि किरण, एक कप चाय दे दो। सीधा माँ से ही मांग करता, माँ, एक कप चाय बना के दे दो। और शर्मिला जी तुरंत किरण को देखकर इशारा करती कि बहू, विवेक के लिए चाय बनाकर ला दो। यहाँ तक कि विवेक ऑफिस से भी आ जाता तो सीधा जाकर माँ के पास ही बैठा रहता, बातें करता। किरण घर में सबको खाना देती, विवेक को भी खाना निकाल कर देती, लेकिन विवेक अपनी माँ के पास बैठे बैठे ही खाना खाता। कुछ चाहिए तो वो वहीं पास में खड़ी किरण से ना बोल करके माँ से बोलता, माँ, रोटी ला दो। माँ, सब्जी ला दो। जिससे शर्मिला जी बड़ी खुश रहती कि उनका ये बेटा बड़ा समझदार है, समझता है अपनी माँ को, बड़े बेटे की तरह बीवी के पल्लू में नहीं बंधा हुआ है। फिलहाल तो किरण को इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो आराम से अपनी जिंदगी गुजार रही थी। उसे लगा कि शायद विवेक की आदत है, छोटा बेटा है, माँ का ज्यादा लाडला है, धीरे धीरे आदत छूट जाएगी। माँ का भी हक होता है बेटे पर। लेकिन कल जो हुआ उसके बाद से किरण ने भी अपनी सारी समझदारी उठाकर ताक पर रख दी थी। कल जब शर्मिला जी की बड़ी बहन 1 घंटे के लिए शर्मिला जी से मिलने आई थी, तो उस समय विवेक भी घर पर ही था। मौसी को देखकर विवेक माँ और मौसी के पास बैठ गया, बातें करने लगा। बातों ही बातों में मौसी जी ने बात छेड़ दी, और विवेक, तुम्हारी पत्नी का क्या हाल है? ठीक है, विवेक बोलता, उससे पहले ही शर्मिला जी बोल पड़ी, हाँ हाँ दीदी, सब ठीक है। इसकी पत्नी कहाँ बिगड़ने वाली है? जब बेटा ही अपना है तो पत्नी कुछ भी नहीं करेगी। बड़े बेटे की तरह नहीं बीबी के पल्लू में बंधा है। ये तो मेरा लायक बेटा है, अपनी माँ को बहुत मानता है। पत्नी भले ही आ गई है, लेकिन अभी भी छोटी छोटी बातों के लिए माँ को ही याद करता है। जब तक ये ऑफिस चला नहीं जाता तब तक मुझे इसके आगे पीछे एक पैर पर खड़ा होना ही पड़ता है। माँ, मेरे कपड़े। माँ, मेरे जूते। माँ, मेरी चाबी। माँ, मेरा खाना। हर चीज में माँ माँ। पत्नी को तो कभी बुलाता भी नहीं है, वो तो बस नाम की ही पत्नी है। माँ के मुंह से अपनी तारीफ सुन विवेक का सीना और भी चौड़ा हो गया। वो अपने ही धुन में बोल पड़ा, और क्या मौसी, मैं बड़े भैया की तरह नहीं हूँ जो बीवी के पल्लू से बंधा रहूंगा। माँ मेरा कल भी सब कुछ देखती थी, आज भी देखती है, और आगे भी देखती ही रहेगी। मेरे लिए सबसे पहले मेरी माँ ही है। विवेक की बात मौसी जी को बड़ी अजीब लगी। उन्होंने कहा, विवेक, वो तो ठीक है बेटा, लेकिन वो तुम्हारी पत्नी है, थोड़ा उस पर भी ध्यान दो। इतना सुनते ही तपाक से विवेक बोल पड़ा, उस पर क्या ध्यान देना मौसी? कमी क्या है उसे? इतना बड़ा घर है, अच्छा खासा खाने को मिल रहा है, पहनने को मिल रहा है, सारी सुख सुविधा मिल रही है, और क्या चाहिए उसे? मर्दों वाले शान दिखाते हुए बोल पड़ा विवेक। और उसकी यही बातें मौसी जी के लिए चाय पानी लेकर आती हुई किरण ने सुन ली। किरण को विवेक की ये बातें लग गई थी। उस समय तो उसने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन अगले दिन से ही किरण ने विवेक का सारा काम छोड़ दिया। बस सुबह उठकर घर की साफ सफाई करके किचन में सबका नाश्ता बना देती, खाना बना देती, सबको दे भी देती सिवाय विवेक के। पहले तो वो विवेक को खाना देती थी, लेकिन अब उसने वो भी छोड़ दिया। विवेक के कपड़े धोकर प्रेस करके अलमारी में रखती, वो भी छोड़ दिया। और आज उसी का नतीजा है कि विवेक को आज शादी में जाना था, तो ना ही उसके एक भी कपड़े धुले हुए थे, ना ही प्रेस थे। शर्मिला जी भी अपनी आदत के अनुसार विवेक के गंदे कपड़े देख किरण के ऊपर भड़क गई। बहू, ये क्या तरीका है? तुमने कपड़े क्यों नहीं धुले विवेक के? माँ जी, विवेक आपका बेटा है ना, तो आप धोएं उसके कपड़े। मैं आपके बेटे का काम क्यों करूं?
मैं घर में सबका काम करूंगी, सिवाय आपके बेटे के। मुझसे नहीं होगा ये सब। बहू, तुम पागल तो नहीं हो गई हो ना? आज सुबह से ही अजीब सी रट लगाए बैठी हो। ये क्या तरीका है? पति है तुम्हारा? पति? नहीं माँ जी, विवेक तो मेरा पति है ही नहीं। जिस दिन वो मेरा पति होगा उस दिन मैं उसके सारे काम करूंगी। अभी वो आपका बेटा है तो उसका काम भी आप ही करो। कहते हुए किरण चली गई। 10 बज चुके थे, लेकिन किरण ने अभी तक कपड़े नहीं धुले। तो हार कर किरण को 100 गालियां देती हुई शर्मिला जी विवेक के सारे कपड़े ले जाकर धोकर और 1 घंटे बाद जाकर कपड़े को पलट कर भी आई। शाम को विवेक के आने से पहले कपड़े प्रेस भी कर दिए, लेकिन ये उनके लिए बहुत बड़ा काम हो गया था। पूरा दिन निकल गया था और वैसे भी काम करने की आदत भी छोड़ चुकी थी। इधर किरण ने विवेक को ऐसे ताने दिए थे कि विवेक जैसे खाना मांगता, माँ खाना दे दो, तो पहले किरण लेकर देती थी, लेकिन अब किरण बिल्कुल ध्यान ही नहीं देती। विवेक का खाना भी अब खुद शर्मिला जी ही निकाल कर लाती। यहाँ तक कि विवेक अब कभी चाय भी मांगता तो वो भी किरण नहीं देती। शर्मिला जी को ही खुद उसके लिए चाय भी बनानी पड़ती थी। एक दिन तो सारा काम करने के बाद दोपहर को किरण ने विवेक के सारे कपड़े, सारा सामान निकालकर शर्मिला जी के कमरे में लाकर रख दिया। विवेक का सारा सामान, सारे कपड़े देख शर्मिला जी भड़क गई। बहू, ये क्या कर रही हो? विवेक का सारा सामान यहाँ क्यों लेकर आई हो? तो क्या वो क्या है ना माँ जी, मेरे कमरे में जगह कम पड़ रही है, इसलिए मैंने आपके बेटे के कपड़े हटा दिए हैं। अब आप अपने बेटे के कपड़े अपने कमरे में जगह बनाकर रख दो। वैसे भी मेरे कमरे में आपके बेटे की जरूरत क्या है? कहते हुए किरण चली गई। शर्मिला जी को कुछ भी समझ में नहीं आया कि किरण को क्या हो गया है, कैसी हरकतें कर रही है। विवेक को उसने अपना दुश्मन क्यों बना लिया है? रात को जैसे ही विवेक आया, शर्मिला जी ने उसे अभी भी कुछ नहीं बताया था। खा पी कर विवेक जैसे ही कमरे में सोने गया, उससे पहले ही किरण अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद करके सो गई। विवेक बाहर खड़ा दरवाजा पीटता रह गया, लेकिन किरण ने दरवाजा नहीं खोला। ये कहते हुए कि जाकर अपनी माँ के कमरे में सो जाओ, मेरे कमरे में सोने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा सामान मैंने सब कुछ तुम्हारी माँ के कमरे में रख दिया है, जाकर वहीं पर सो। पूरी रात किरण ने दरवाजा नहीं खोला। विवेक किरण के बर्ताव से बौखला गया। सुबह जैसे ही किरण बाहर निकली, गुस्से में विवेक किरण के पास पहुंचकर चिल्लाते हुए बोला, किरण, आजकल देख रहा हूं तुम्हारे बहुत पर निकल गए हैं ना। तुम्हारी हरकत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ये क्या तरीका है? तुमने किससे पूछकर मेरा सामान, मेरे कपड़े बाहर निकाले? हाँ, तो क्या करूं? जरूरत क्या है तुम्हारे सामान की, तुम्हारे कपड़े की, मेरे कमरे में रखने की? जब तुम्हारा सारा कुछ माँ जी करती है, तुम्हारे लिए सब कुछ माँ जी ही है। यहाँ तक कि छोटी से छोटी बात भी तुम अपनी माँ से ही करते हो, अपनी माँ से मांगते हो। फिर मैं हूं कौन? मैं बस शादी करके इस घर में आई हूं रहने के लिए। इतना बड़ा घर है, सारी सुख सुविधाएं हैं, खाने को मिल रहा है, तो मैं खुश हूं और आप अपनी माँ के साथ खुश रहो। इतना कहकर किरण चुपचाप अपने काम में लग गई। अब आफत शर्मिला जी के सर पर थी। अब विवेक के चक्कर में उनका 1 मिनट बैठना मुश्किल हो गया था। विवेक की चाय, पानी, खाना, नाश्ते से लेकर उसके कपड़े धोना, सुखाना, प्रेस करना, शर्मिला जी का पूरा दिन ही निकल जाता। ऊपर से विवेक एक दिन से ज्यादा कोई कपड़े पहनता भी नहीं। ठंडी में रोज रोज कपड़े धोना शर्मिला जी के बस के बाहर था। 2-4 दिन के बाद शर्मिला जी की हालत खराब होने लगी। आदत तो थी नहीं काम करने की, और किरण बिल्कुल ही विवेक के काम को हाथ नहीं लगाती। इतनी ठंडी में रोज रोज पानी वाला काम करना शर्मिला जी के बस के बिल्कुल बाहर हो रहा था। और आखिरकार एक दिन शर्मिला जी को ना चाहते हुए भी विवेक से बोलना पड़ा। विवेक बेटा, तू अपना काम अपनी पत्नी से करवा। शादी करके लाया है, कुछ हक है उसका। मैं कब तक तुम्हें संभालूंगी? थोड़ा अपनी पत्नी की तरफ भी ध्यान दो, उसको भी
थोड़ा अपना काम दो। अब मुझसे नहीं होता ये सब। दिन पर दिन मैं जवान नहीं हो रही, पर अब तो छोटा बच्चा भी नहीं रह गया। अपनी खुद की गृहस्थी पर ध्यान दे। माँ, कब तक साथ रहेगी तुम्हारे? आज के बाद मुझसे कुछ भी नहीं कहोगे। जो कुछ भी चाहिए, जो भी खाना है, जो भी पीना है, या जो भी काम है, तुम अपनी पत्नी से कहो। मेरी जिम्मेदारी अब खत्म। बड़े हो गए हो, शादी कर दी है, अब अपने परिवार का ध्यान दो। कुछ सीखो अपने बड़े भाई से। सही कहता है वो मुझसे। उसके लिए कभी परेशानी उठानी ही नहीं पड़ी। तुम्हारे चक्कर में तो मैं पागल हो गई। माँ की बात सुन विवेक भी हैरान हो गया। माँ, ये कैसी बातें कर रही हो? आप ही तो कहती थी कि बड़े भैया की तरह नहीं बनना है, और अब आप ही गलत कह रही हो। मैं बिल्कुल गलत कह रही थी। बनो, बनो तुम भी अपने बड़े भाई की तरह बनो। उसकी तरह ही काम करो। कम से कम मेरी जान तो छूटेगी। माँ की बातें सुन विवेक हैरानी से खड़ा चुपचाप माँ को देखता रह गया। वो कुछ समझ ही नहीं पा रहा था कि माँ क्या कह रही है। लेकिन किरण किचन में खड़ी माँ बेटे की बातें सुन मन ही मन सोचकर मुस्कुरा रही थी कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। निकल गई माँ बेटे की अकड़। दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। धन्यवाद।